नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। और बंगाल स्मृति, जिस तरीके से आप बंगाल चुनाव को देख रहे हैं, तमाम तरह के पहलू एक एक नजर आ रहे हैं। और इस समय हम मौजूद हैं बंगाल में और यहां पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी अपनी सुबह शुरू कर चुकी हैं और अब वो अपने चुनाव प्रचार के लिए निकल चुकी हैं। और दिनचर्या जब शुरू होती है तो बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। स्मृति ईरानी जी, दिन के काम जब शुरू होते हैं तो बहुत सारी चुनौती होती हैं। सांसद के तौर पर, प्रचारक के तौर पर दिन शुरू हो चुका है, सारे काम शुरू हो चुके हैं। मुझे लगता है कि जब आप एक संसदीय क्षेत्र की जिम्मेदारी रखते हैं तो आपका काम टाइम टेबल और शेड्यूल नहीं देखता। आपको 24 घंटे उपलब्ध होना पड़ता है। साथ ही अगर आपके पास मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है तो सतत ही आपको प्रयास ये करना चाहिए कि आप मंत्रालय अथवा फील्ड से संबंधित सभी अधिकारियों के साथ सतत संपर्क में रहें। तो जब आप कहते हैं दिनचर्या शुरू हो गई है, ख़त्म नहीं हुई थी। और मुझे लगता है कि बहुत सौभाग्य मिलता है किसी व्यक्ति को अगर उसको सेवा का मौका मिले। बिल्कुल। और जिनको सेवा का मौका मिलता है वो कंप्लेन नहीं कर सकते। और ये सतत प्रक्रिया का जो आपने जिक्र किया है, चुनाव भी एक सतत प्रक्रिया ऐसे ही चलती है लोकतंत्र में। तो काम के साथ चुनावों में भी अब आप जाने वाली हैं, बड़ी सारी रैलियां हैं, उसको लेकर क्या खास तैयारियां हैं? कोविड का प्रकोप जिस प्रकार से बढ़ रहा है देश में, हम बड़ी जिम्मेदारी से अपना प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ जहाँ जाती हूँ वहाँ पर लोगों से यही आग्रह करती हूँ कि आप मास्क पहन कर रखें। बार बार आग्रह करते हैं कि 2 गज दूरी बना कर रखें, हाथ बार बार साबुन से धोएं। हम सबकी जिम्मेदारी तो है कि हम जनता के सम्मुख उपस्थित रहें 24 घंटे। कई बार जनता देखते हुए कि उनके प्रतिनिधि आए हैं भारी मात्रा में एकत्र, तब भी बार बार कोशिशें होती है कि प्रचार में किस प्रकार से एक नए बंगाल का सृजन करना है विकास की दृष्टि से। उसी के साथ साथ कोविड के प्रोटोकॉल्स भी हम लोग फॉलो करें। आपने चुनौतियों का जिक्र किया, चाहे कोविड की चुनौती हो या फिर बंगाल की चुनौती, तो ये जो आखिरी चरण चल रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नई चुनौती मानी जा रही है। लेकिन इस दौरान कांग्रेस की तरफ से हाल ही में अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि जो चुनाव है अब रमजान के बाद होना चाहिए और कोरोना की स्थिति को देखते हुए बाद में करा। मुझे नहीं लगता कि इन फैसलों से या इन घोषणाओं से इलेक्शन कमीशन की अपनी प्रक्रिया कोई बदलने वाली है। ये शायद इस बात का संकेत है कि कांग्रेस का नेतृत्व भी स्वीकार कर रहा है कि बंगाल में उनको किसी प्रकार से जनता का सहयोग अथवा आशीर्वाद नहीं मिल रहा। ये गौर करने वाली बात है कि बंगाल में न सिर्फ कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व एब्सेंट रहा, बल्कि साथ ही बंगाल में जिस प्रकार से कांग्रेस ने एक बैकडोर सपोर्ट तृणमूल को दिया है, मात्र कांग्रेस ने नहीं बल्कि वामपंथ ने भी तृणमूल को जिस प्रकार से अपना सहारा दिया है, प्रचार ना करके जिस प्रकार से वामपंथ और कांग्रेस पहले चुनावों में दिखाई देते थे, इस बार एब्सेंट रहे हैं। और उसका कारण मात्र एक है कि सब एकजुट हो रहे हैं ताकि बीजेपी को वो सेवा में आने का मौका ना दे। एक चीज़ और है, क्योंकि खेल हम बचपन से खेलते आए हैं, पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन कहते हैं कि खेलना बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए। और बंगाल में खेल नहीं, खेला चल रहा है, खेला होवे। तो जनता खेला किसका करने वाली है? देखिए, राजनीति और विशेष राजनीति के माध्यम से जनता की सेवा का मौका पाना, वो क्यों हम मौका चाहते हैं? ताकि लोगों के जीवन को बेहतर कर सकें। और लोगों के जीवन से जुड़ी चीज़ें क्या कोई खेल हो सकता है? इसलिए जब मैंने प्रचार किया, अपनी शुरुआत की थी यहाँ पर, मैंने कहा कि दीदी 10 साल से लोगों की ज़िंदगी के साथ खेल ही तो रही है बंगाल में। आज बंगाल की जो हालत है, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, एक पॉलिटिकल लीडर इस चुनाव में ये तक कह दे कि आप पैरामिलिट्री फोर्सेस को घेर लें, उन पे आक्रमण करने के लिए उन्हें उत्तेजित करें, इससे और बदतर क्या हाल हो सकता है बंगाल में? तो दीदी भले ही खेल खेल रही हों, लेकिन राजनीति हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी में सेवा का एक माध्यम है। हमारे लिए लोगों का जीवन कोई खेल नहीं है, बंगाल का भविष्य कोई खेल नहीं है। और हम विकास का संकल्प लिए ही इस प्रचार में उतरे हैं और ये संकल्प फलीभूत हो रहा है, क्योंकि आप भी जानते हैं बंगाल में भाजपा की एक लहर है। बिल्कुल। राहुल गांधी ने एकाएक अपनी रैलियां कैंसिल कर दी और उसी दौरान अधीर रंजन चौधरी अपनी रैली कर रहे थे। नहीं, राहुल गांधी को कोई बंगाल बुला नहीं रहा था, उनके पार्टी का व्यक्ति, इसलिए उनकी रैली शुरू से हुई ही नहीं। तो ये इंटरेस्टिंग है कि वो धड़ल्ले से रैलीज केरल में कर रहे थे, ये भी एक सत्य है। और शायद एक कड़वा घूंट उन्होंने भी पिया कि बंगाल में उन्हीं की पार्टी के लोग
उनको रैलीज में अथवा किसी भी कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं कर रहे थे। तब अगर राहुल गांधी स्वयं अपनी पार्टी को बंगाल यूनिट में इस प्रकार से स्वीकार नहीं, तो मुद्दा मेरा नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी का है। क्या आपको अमेठी याद आता है? वहाँ पर भी आपने ऐसे ही प्रचार किया था और राहुल गांधी कहीं नजर नहीं आए थे? नहीं, याद आता तो तब जब मैं भूल जाती तो अमेठी कहाँ मेरे जीवन से अलग है, अभिन्न है। इस प्रचार में भी जब दिन की शुरुआत होती है और दिन का अंत होता है, और मध्य में भी जब अमेठी से कोई दरकार आती है, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो प्रशासन हो, मैं उपलब्ध हूँ। बिल्कुल। और ये तो अभी शुरुआत है। स्मृति जी हमारे साथ पूरे सफ़र में रहेंगी। दिन की शुरुआत हुई है, अमेठी की बात हुई है, बंगाल की बात हुई है, प्रचार के लिए जा रही हैं, हम भी उनके साथ चलेंगे, पूरी दिनचर्या आपको बताएंगे। स्मृति जी, जो तस्वीर आप देख रही हैं बंगाल की, अब आप जा चुकी हैं, यहाँ से आप कहाँ जाने वाली हैं? और जो दिनचर्या है आपकी अब शुरू भी हो चुकी है, जैसा आपने कहा कि ख़त्म नहीं होती है, तो यहाँ से जाने के बाद कितनी चुनौतियाँ आप आज देखेंगी, क्योंकि थोड़ा सा समय बदल गया है? कोविड प्रोटोकॉल में संगठन जो कार्यक्रम लगाएगा, चाहे वो टाउन हॉल मीटिंग हो, चाहे वो जनता के मध्य में किसी ग्रामीण अंचल में कार्यक्रम हो, निश्चित रूप से डेली का एक शेड्यूल उपलब्ध होता है कार्यकर्ताओं को, और हम कार्यकर्ता अपने कर्तव्य का निर्वहन उसी के आधार पर करते हैं। ठीक, तो स्मृति ईरानी जी निकल चुकी हैं और यहाँ से वो चुनौतियों को देखते हुए, उनका सामना करते हुए बढ़ चली हैं, अपने कारवां को आगे बढ़ा चुकी हैं। क्योंकि देखिए, एक सांसद के तौर पर, एक प्रचारक के तौर पर बड़ी सारी जिम्मेदारियां रहती हैं, और उन सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए स्मृति ईरानी जी आगे बढ़ चुकी हैं। हम भी ईरानी जी के साथ आगे बढ़ेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। स्मृति ईरानी बंगाल में प्रचारक हैं, लेकिन अमेठी की सांसद भी हैं। कोरोना काल में वो लगातार अमेठी के प्रशासन के संपर्क में रहती हैं। स्मृति के मुताबिक वो सुबह उठकर सबसे पहले अमेठी के डीएम से संवाद करती हैं, फिर कोई दूसरा काम करती हैं। कोविड-19 की द्वितीय लहर है, इसके दृष्टिगत लगातार माननीय सांसद महोदय के द्वारा जो है समीक्षा भी की जाती है, तथा इंपॉर्टेंट जो हमारे पॉइंट्स हैं उन पर वार्ता की जाती है, तथा आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। इसमें वर्चुअल माध्यम से उनके स्तर से सभी हमारे जो टेली मेडिसिन के डॉक्टर हैं उनकी भी समीक्षा की गई, तथा जनपद की जो एक सामान्य हमारी जो स्थिति है, जिसमें कि हमारे यहाँ की बेड की संख्या, हमारे यहाँ पे जो कोविड पेशेंट्स हैं उनको क्या दवाइयाँ, उनकी स्थिति है इत्यादि सभी बिंदुओं पर जो है गहन इसकी समीक्षा भी की जा रही है, और लगातार जो मार्गदर्शन हमें प्राप्त इसमें मिलता रहता है। इसके अतिरिक्त जो हमारी कई सारी लॉजिस्टिक की समस्याएं उनका भी हल उनके स्तर से कराया जाता है। माननीय सांसद महोदय के स्तर से लगातार फ़ोन के स्तर से मेरी बात उसमें होती रहती है, तथा उनके स्तर से निर्देश भी मिलते रहते हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी अब चुनाव प्रचार के लिए निकल गई हैं। कोविड का दौर है और कोविड के दौर में रैलियों का स्वरूप बदला है। भारतीय जनता पार्टी ने यह फैसला लिया है कि वो अब छोटी छोटी रैलियां, कुछ लोगों के साथ बातचीत, संवाद जारी रखेंगे। लेकिन एक अलग पहलू स्मृति ईरानी जी की शख्सियत का ये है कि वो एक क्षेत्र की सांसद भी हैं, इस देश की मंत्री भी हैं और भारतीय जनता पार्टी की स्टार प्रचारक भी हैं। तो तीनों पहलुओं को एक साथ लेकर चलना ये ऐसे हालात में बहुत कठिन है, जबकि दौर कोविड का है और हर पल लोग एक अपने सांसद को, अपने जनप्रतिनिधि को अपने पास देखना चाहते हैं। स्मृति जी, हम देख रहे थे अभी कुछ देर पहले आपकी अमेठी के डीएम से बात हो रही थी, रायबरेली भी, चूंकि आप, लेकिन आपका संसदीय क्षेत्र नहीं है, लेकिन वहाँ भी आप लगातार टच में हैं। तो जब आप ये शुरू करती हैं कि आपको प्रचार पे जाना है, किन जगहों पे जाना है, उनके बारे में भी अध्ययन करना है, और साथ साथ ये चुनौतियाँ भी हैं, इन सबको एक साथ कैसे मिला के चल रहे हैं? मेरे लिए प्राथमिकताएं हम लोग बदल नहीं सकते। जितना प्रिय अमेठी का मेरे लिए काम है, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी मंत्रालय में है, और साथ ही एक प्रचारक के नाते जो पार्टी की अपेक्षाएं हैं उस पर भी खरा उतरता है हर कार्यकर्ता। और शायद इसमें राम जी बहुत बड़ी एक जो सुविधा है हम जैसे कार्यकर्ताओं की, कि हमारा प्रशिक्षण ही ऐसा हुआ है संगठन में कि चाहे कितनी भी जिम्मेदारी हो, सब जिम्मेदारियों का निर्वाह करना है बखूबी और उपलब्ध होना है 24 घंटे। मैंने पहले भी आपके एंकर से ये कहा था। जी जी। इसलिए दिन की शुरुआत अगर सामान्यतः अपने शुरू होती है तो वो डिस्ट्रिक्ट प्रशासन के साथ किस प्रकार से प्रशासनीय ढांचे में क्या क्या ज़रूरतें हैं या फिर जनता की क्या क्या तकलीफ़ें हैं
उन सब चीज़ों के ऊपर चर्चाएं अथवा क्या समाधान हो पाया है, किस समाधान को होने में देरी हो रही है, किस कारणवश देरी हो रही है, अगर प्रदेश सरकार में किसी से बात करनी है, केंद्र में किसी से बात करनी है, अथवा कोई ऐसा विशेषज्ञ है जो न सरकार में है केंद्र में, ना स्टेट में, बल्कि बाहर से कोई मदद चाहिए होती है प्रशासन को, तो ऐसे समन्वय में मैं अपने आप को पाती हूँ। साथ ही हमारा वहाँ का लोकल जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, दिनचर्या की शुरुआत प्रशासन के साथ साथ संगठन के साथ भी होती है। वर्तमान में मेरे जो जिला अध्यक्ष हैं वो कोविड से ग्रस्त हैं, तो उनकी जिम्मेदारी कौन कौन हम बांट सकते हैं वो हम लोग बांटते हैं। कल ही दोपहर को हमारे प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री और हमारे केंद्र के 1-2 नेताओं ने सभी सांसदों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की। मुझे लगता है बहुत बड़ी सहूलियत, डिजिटल जितना एक्सपैंड हो रहा है हम सबका काम करने का एक तरीका, उससे सहूलियत बहुत हो जाती है कि आप चाहे देश के किसी भी कोने में हो, कम से कम आप डिजिटली सबके साथ कनेक्टेड रहते हैं। घर पर वर्तमान में जो भी फ़ोन कॉल्स आते हैं, तो एक दो लोग ऐसे हैं वहाँ पर जो उन फ़ोन कॉल्स को अटेंड करते हैं। नागरिक को अगर डीएम से कोई संबंधित बात है या चीफ मेडिकल ऑफिसर से संबंधित बात है, कुछ लोग अमेठी के बाहर रहते हैं, काम करने आए हैं, तो माता पिता गाँव में हैं, तो ऐसे लोगों के साथ भी समन्वय, उनके समस्या का समाधान, पर्याप्त मात्रा में जानकारी उपलब्ध करा देना कि मान लीजिए कोई बीमार है और वो कोविड नहीं है, अभी उसको नॉन कोविड कोई चुनौती है, तो उसके भी कहाँ से साधन ढूंढ के उनकी मदद करना। गांव में छोटे परिवारों में, गरीब परिवार में किसी की बेटी का ब्याह है तो उसकी इच्छा रहती है दीदी थोड़ी सी या तो मदद कर दें, आप आ सकते हैं कि नहीं, या फिर प्रोटोकॉल में किस प्रकार से ऐसे विषयों को संभाला जाए। प्रधानमंत्री जी का बार बार ये आदेश रहा है कि हम लोग ऑफिस वर्क भी जितना संभव हो सिक्योर डिजिटल नेटवर्क पे करें। तो हम लोग सुबह जब मेरी बात प्रशासन और संगठन के साथ साथ प्रशासनिक ढांचे में, मंत्रालयों में दोनों होती है, तो जितनी फाइल्स आती हैं, ऐसा नहीं है कि फाइल इंतज़ार करेगा कि स्मृति ईरानी जब प्रचार से लौटेंगी तो तब काम होगा। डिजिटली हम लोग फाइल सुबह शाम क्लियर करते हैं, अपने विभाग के लिए उपस्थित और उपलब्ध रहते हैं, एक फ़ोन कॉल अवे रहते हैं। कई बार समन्वय भी ऐसा बिठाया है विभाग में कि कई बार अगर कोई विषय अर्जेंसी में चर्चा भी करनी होती है तो प्रचार में, जैसे अभी हम जा रहे हैं एयरपोर्ट, जब आपका कैमरा रोल नहीं कर रहा था तो कहाँ पे ऑक्सीजन का सिलेंडर जो गांव है मेरे हस्बैंड का, जाना चाहिए, क्योंकि जब बंगाल के लोग आपको देखते हैं तो वो ये देखते हैं कि स्मृति जी ने आज क्या कहा और कैसे अपनी पार्टी की बात रखी, लेकिन अमेठी उत्तर प्रदेश के लोग जब आपको देखते हैं तो वो सांसद के रूप में देखते हैं। हम लोग पत्रकार हैं, जैसे फोन कॉल कर रही थी वो ना अमेठी का था ना बंगाल का था। मैं महाराष्ट्र में संगठन में कई वर्ष बिता चुकी हूँ, लेकिन जो गांव है वहाँ पे हमारा वहाँ से फ़ोन कॉल था कि भाभी, मेरे हस्बैंड का गांव है, कि भाभी नगर पालिका को दिल्ली से एक पूरा का पूरा ऑक्सीजन का कंटेनर करवाना है, क्या आप मदद कर सकते हैं? तो वो कोऑर्डिनेट हो रहा है। अब उसमें सुविधा ये हो जाती है कि हमारी सरकार में सभी मंत्रालय, जनता का अगर कोई भी काम है उसको करने में कोई कोताही नहीं करते, तुरंत हमारे सारे जनप्रतिनिधि उपलब्ध होते हैं। पहली जो आपकी फाइट हुई राहुल गांधी के साथ वो नेक टू नेक थी, आप करीब पहुंची। दूसरी बार में आपने अच्छे मार्जिन के साथ राहुल गांधी को हराया। अब जनता ये नज़र में रखती है, किसी भी संसदीय क्षेत्र को रखे या ना रखे, कि अमेठी में कितना विकास हो रहा है, कितना काम हो रहा है। कोविड के दौर में हम पत्रकार आंकड़ों के जरिए जान पाते हैं कहाँ पर क्या स्थिति है, लेकिन बतौर सांसद अमेठी में इस वक्त स्थिति कैसी है? क्योंकि ये भी उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि मजदूरों को राशन, उनको सुविधाएं, उनकी रोजी रोटी पे संकट ना आए, तो वो किस तरह से सब कुछ हो रहा है? जो गरीब कल्याण रोजगार योजना थी उसमें हमने करीबन 2200 तालाब उसका सृजन करवाया मैंडेज, ताकि मनरेगा का पैसा व्यर्थ ना जाए, लेकिन एक ऐसी चीज़ बनाने में जाए जिससे गांव को, गरीब को उससे सतत लाभ रहे। जहां तक राशन का कोऑर्डिनेशन करने की बात है, जब मैं 2019 में सांसद बनी अमेठी की तो हमने कार्यक्रम की शुरुआत की दीदी आपके द्वार। मतलब सांसद को जो क्षेत्र ढूंढता रहा इतने साल, उस क्षेत्र में मैं न्याय पंचायत वार जाती, अपनी एक टेबल लगाती, प्रशासन के 4-5 प्रतिनिधि होते हैं, हम संगठन के लोग उतरते जनता के मध्य में, जनता से यही कहते आपने चुना है ताकि सरकार आपके घर तक चलकर आए आपकी मदद करने के लिए। तो वहाँ पर प्रशासनीय, मान लीजिए किसी का राशन कार्ड वर्षों से नहीं बना,
अब अमेठी में ऐसी ऐसी चुनौतियां हैं कि आप सुनकर दंग रह जाएंगे। राशन कार्ड किसी का नहीं बना वर्षों से। राशन कार्ड कैसे बने? पेंशन की लाइन में लोग सालों से खड़े थे, पेंशन उनको उपलब्ध नहीं थी। कई गरीब विधवा माताओं को तो यही नहीं मालूम था कि वो पेंशन के अधिकारी हैं। कई जगह पर टॉयलेट बनाना अथवा प्रधानमंत्री आवास योजना का बनना अथवा आयुष्मान भारत कार्ड का या गोल्डन कार्ड का उत्तर प्रदेश सरकार की कार्ड का बटना, चेक डैम बनाना, रास्ता बनाना, तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें कई बार लोग कहते हैं दीदी विधायक का काम है, लेकिन हम जनता को जब जनता अपेक्षा के साथ आती है मना नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि भाई ये विधायक का फला काम है, ये पार्षद का काम है, ये सांसद का काम नहीं है। अब दीदी बोला है तो अगर नाली का भी काम है तो दीदी करेगी। ठीक। अब तो जब कोविड आया हमने ये निर्णय लिया कि हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से हर न्याय पंचायत में लैपटॉप पहुंचाएं जनता के लिए। फिर सीधा मैं सम्मुख वीडियो कॉन्फ्रेंस के साथ जनता की जो जो चुनौतियां थी उन सारी चुनौतियों में उनके साथ सतत संपर्क में रह के, और फिर वहाँ पर भी प्रशासन जुड़ा था उसमें, और फिर वो लोग प्रशासन के लोग भी सुनते थे कि मैम ये है, और वो फीडबैक फिर लिखित रूप में मुझे मिल जाता रहा कि जनता की ये शिकायत थी उसका कैसे समाधान हुआ। और उसके बाद मैं फ़ोन भी करती हूँ कि जी देखिए प्रशासन ने कहा है समाधान हो गया है, या वाकई में आपका समाधान हुआ या नहीं। तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, एंगेजमेंट है, और 25 लाख की आबादी है, तो एक व्यक्ति और सेवा दे रहे हैं 25 लाख लोगों को। तो कोशिश हमारी बनी रहती है कि हम किसी की भी उम्मीद पर। ठीक। तो एक ये दीदी हैं जो अमेठी में ऐसा काम कर रही है, और दूसरी दीदी ये बंगाल में है जो इतने सालों से यहाँ पर शासन कर रही हैं। आपकी स्मृति, आपका चूंकि नाम है, तब मैं ये पूछता हूँ कि अब पिछले 2 महीनों की बंगाल की स्मृति कैसी है? कितना फेर बदल, जब आप लोगों ने कैंपेन शुरू किया, कैलाश विजयवर्गीय जी यहाँ बहुत पहले से काम कर रहे हैं, उन्होंने शुरू किया, आप लोगों ने कैंपेन किया, अभी 2 महीनों में अगर देखें आखिरी 2 चरणों से पहले, तो कितना बदलाव आपने देखा है? प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कई कर्मठ नेता बंगाल में आशूल परिवर्तन लाने के लिए मदद कर रहे हैं और अपना योगदान दे रहे हैं। और ये चुनौती इसलिए भी है क्योंकि हमारे 130 कार्यकर्ताओं को मौत के घाट यहाँ पर उतारा गया है। आपने हाल फिलहाल में देखा कि हमारे मालदा के एक कैंडिडेट को मौत के घाट उतारा गया, हमारे एमएलए को फांसी लटकाई गई। शायद चूंकि देश में कई लोगों को इस बात का एहसास नहीं कि तृणमूल कांग्रेस ने किस प्रकार से क्राइम को, वायलेंस को और रेप को, महिला कार्यकर्ताओं के साथ तो बहुत अत्याचार और दुर्व्यवहार हुआ। पंचायत के जब चुनाव हुए थे तब महिला जो खड़ी हो रही थी तृणमूल के खिलाफ, गुंडे जाकर न सिर्फ बदसलूकी कर रहे थे, कई जगह पर रेप की भी घटनाएं आई। ऐसे माहौल में जनता त्राहिमाम कर रही है विकास के लिए, और तृणमूल मात्र सत्ता को हिंसा के माध्यम से अपनी चपेट में रखना चाह रही है। तो बंगाल में जो सर्ज आप देख रहे हैं वो विकास के समर्थन में देख रहे हैं। नरेंद्र भाई ने देश भर में विकास का एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा लोगों को समर्पित किया है। बंगाल भी अब चाहती है कि वो विकास अब बंगाल के हर परिवार तक उपलब्ध हो, क्योंकि ममता बनर्जी की जो पॉलिटिक्स रही है वो ये रही है केंद्र सरकार चाहे कोई भी स्कीम करे वो स्कीम बंगाल ना आने पाए। मतलब देश में पहली ऐसी मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने ये निर्णय लिया है कि अगर गरीब को सालाना 5 लाख रुपए की सुविधा मिलती है तो वो सुविधा बंगाल के गरीब को ना मिले। अगर देश के किसान को सालाना 6,000 रुपया बैंक के खाते में मिलता है तो वो सुविधा बंगाल के किसान को ना मिले। आपका राजनीतिक मतभेद हो सकता है जी, लेकिन मोदी से गुस्सा हो और ममता ने बंगाल की जनता से बदला निकाला है, ये किसी की समझ में शायद नहीं बैठता कि आपका चाहे जितना भी बैर हो नरेंद्र मोदी से, आप बंगाल की जनता के प्रति इतनी घृणा क्यों दिखाते हैं? तो इसीलिए हम जो बंगाल में सर्ज देख रहे हैं परिवर्तन की, वो सर्ज जो है वो नरेंद्र भाई के विकास के एजेंडे के प्रति जनता की अपेक्षा का सर्ज है। मैं ये कह रहा था कि दीदी का अगर हम नाम लें तो दीदी का जब भाव आता है तो एक पवित्र बड़ी बहन का भाव आता है। दीदी माने दया, करुणा उनके साथ जुड़ती है। एक भाव ममता का भी होता है, लेकिन इन ममता दीदी के साथ वो भाव जुड़ रहा है बंगाल की जनता के साथ। मुझे कहीं ना कहीं, और आप भी अपने भ्रमण में इस बात को कहीं ना कहीं देखेंगे कि महिला हो या नेता पुरुष हो, अपेक्षा क्या होती है जनता की। अब हर नागरिक ये नहीं कहता कि ताजमहल बना के खड़ा कर दो, नागरिक मूलतः सुविधाएं चाहता है। बंगाल में शायद ही कोई और प्रदेश ऐसा हो
जहाँ पर एक राजनीतिक दल जबरन अपनी पार्टी के रंग से आपका घर रंग दे। जी, ये आप चूंकि आज कुल्टी जा रही हैं, उसके बाद मुर्शिदाबाद में भी है, लौट के आपको भवानीपुर भी आना है और भवानीपुर वो क्षेत्र है जिससे पहले ममता बनर्जी चुनाव लड़ती रही। छोड़ दिया। वो क्षेत्र है जो छोड़ दिया। तो जब हम मुर्शिदाबाद की जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि आप वहाँ पे जा रहे हैं, ग्रामीण इलाकों में जनता की समस्याएं क्या हैं? क्योंकि ये भी कहा जाता है बीजेपी के बारे में कि ये पोलराइज करते हैं वोटों को। देखिए, जब सड़क की बात करते हैं, वो सड़क क्या पूछती है चलने से पहले हिंदू चल रहा है मुसलमान? जब नलके की बात करते हैं और नल से स्वच्छ जल की बात करते हैं, वो पानी पूछता है क्या जो इंसान पीता है कि तुम्हारी जात क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है? जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि घर में बिजली आएगी, बिजली का तार आपके घर में आपका धर्म और जात पूछ के आती है क्या? जी। तो ये पोलराइजेशन कैसे हुआ जब विकास के ऊपर हम लोग केंद्रित रह रहे हैं? सारी रैलियां जय श्री राम से शुरू होकर जय श्री राम पे। राम का नाम, और मैं जिस व्यक्ति से बात कर रही हूँ उन्हीं का नाम राम है। अब राम का नाम क्यों जप रहे हैं लोग? इट्स अ पीपल्स रिवोल्ट अगेंस्ट ममता बंदोपाध्याय। एंड व्हाट इज द पीपल्स रिवोल्ट? राम का नाम तब लेना शुरू हुआ बंगाल में जब ममता बनर्जी ने कहा कि भगवान का नाम आप ले नहीं सकते, भगवान के नाम पे आप शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते, दुर्गा पूजा में आप मूर्ति का विसर्जन नहीं कर सकते, सरस्वती पूजा आप कर नहीं सकते। जी। जब आप लोगों के धर्म को, उनकी भावनाओं को सप्रेस करोगे तो इंसान बोलेगा नहीं क्या? और आज बंगाल में जय श्री राम का जो नारा आप कहते हैं, वो एक भावना है बदलाव की, वो एक भावना है ममता बनर्जी को बोलने की कि अब हो गया बस, और अत्याचार आपका हम नहीं सहेंगे। और वो अत्याचार क्या है? बंगाल में दुर्गा पूजा हमारी एक सांस्कृतिक धार्मिक विरासत तो है, सांस्कृतिक विरासत भी है। जो मैं हमारी कह रही हूँ, मेरी माताजी बंगाली है। जी जी। तो हमारी एक सांस्कृतिक विरासत भी है। उस बंगाल में आप कहते हो सरकार से जाके चिट लेना पड़ेगा अगर आपको अपनी गली में माँ की आराधना करनी है। तो ये जो जय श्री राम का नारा है, ये पोलराइजेशन का नारा नहीं है, रिवोल्ट का नारा है। ममता बनर्जी उन लोगों के पीछे दौड़ जाती हैं जो ये नारा लगाते हैं। प्रधानमंत्री जी के साथ जो कार्यक्रम था, पहले दौड़ रही थी, अब नंदीग्राम के चुनाव में चंडी पाठ कर रही हूँ। जी। क्योंकि उनको भी समझ में आ रहा है कि ये कोई बीजेपी का नारा नहीं है, ये जनता से उठी आवाज है। वरना जो महिला भगवान का नाम नहीं सुनना चाह रही थी, राम का नाम नहीं सुनना चाह रही थी, वो अचानक चंडी जी का पाठ कर रही हैं। संभव है। एक जो उनका खास वोट बैंक कहा जाता है अल्पसंख्यक वर्ग, उसमें भी अब दो दावेदार हैं। एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी हैं, वो भी अपनी कोशिश में लगे हुए हैं। ममता बनर्जी कहती हैं कि ये जो है वो बीजेपी के एजेंट हैं, उसकी तरह काम कर रहे हैं, आपका वोट बटना नहीं चाहिए। धर्म समुदाय चाहे आपका जो भी हो, रोटी चाहता है गरीब ना, और उस रोटी पे धर्म तो लिखा नहीं होता जी। वो चाहता है वो सारी साधन, वो सारी अपॉर्चुनिटीज उपलब्ध हो जिससे घर में 2 वक्त की रोटी आए। और आप चाहे हिंदू हो या मुसलमान, नरेंद्र मोदी जी ने एक ही संकल्प लिया है कि उनका धर्म है देश का संविधान। उनका एक ही प्रयास है कि सबका साथ सबका विकास हो। और ये बार बार हम कह चुके हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने जानबूझ के एक समुदाय विशेष को उत्तेजित करने का दुस्साहस किया है। लेकिन आज आप उत्तर प्रदेश की बात करें, वहां पर भी हमारी सरकार है। वहां पर जहां जहां बीजेपी की सरकार है, वहां धर्म के नाम पे क्या हिंसक कोई आप कार्यक्रम देख रहे हैं? धर्म के नाम पे बंटवारे करने की राजनीति हमारी सरकारों द्वारा देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं। आपने अगर ममता बनर्जी का अपना टेप सुना हो, जो सार्वजनिक सबने सुना है, जी। वो खुद अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि मुसलमानों को डराओ, उनको भ्रम फैलाओ, झूठ फैलाओ। तो बहुत बड़ा अपराध धर्म के नाम पे न सिर्फ बांटना, बल्कि धर्म के नाम पे लोगों को उत्तेजित करना, ताकि वो किसी ना किसी भ्रम की स्थिति में किसी को या तो आक्रमण करें या फिर अपने डर के मारे खुद ना कहीं हिल पाए। तो ये इतना बड़ा पाप ममता बनर्जी कर रही है, और मुझे लगता है इसलिए जनता उन्हें सजा देने के लिए तैयार है, उन्हें वोट आउट करने वाली है। हम अब एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। एक बस आखिरी सवाल आपकी, हम चुनावी रैलियों में जो चीज़ें देखते हैं उसमें सबसे विशेष है, जो आकर्षक है, वो आपकी भाषा है। बांग्ला में जो धारा प्रवाह आपका हम भाषण सुनते हैं,
उसके पीछे जो बचपन है, माता जी आपकी जो है रही हैं वो है, या फिर आपका कई भाषाओं में जो है अध्ययन है, पकड़ है? नहीं, पिताजी पंजाबी, मेरे दादा पंजाबी, दादी महाराष्ट्रन, नानी असम में पली बड़ी और नाना बंगाल से, पति गुजरात से। ये सारे भाषाएं घर में बोली जाती हैं, इसलिए थोड़ी बहुत प्रैक्टिस रहती है। हाँ, माँ के साथ, माँ तो बांग्ला में ही बात करती हैं, पिताजी फिर भी हिंदी, क्योंकि वो हैं उत्तर प्रदेश से। पार्टीशन के बाद दादाजी मुरादाबाद आए और पिताजी वहीं पे पले बड़े, तो पिताजी फिर भी मूलतः हिंदी में ही बात करते हैं ज़्यादातर, लेकिन माँ का हमेशा इंसिस्टेंस रहता है कि वो बांग्ला में ही बोलती हैं और हस्बैंड गुजराती में ही बोलते हैं, इसलिए मेरा थोड़ा बहुत प्रैक्टिस घर में चलता रहता है। बहुत से पहलू हैं स्मृति जी की शख्सियत के, और हम अब एयरपोर्ट के बहुत करीब हैं। स्मृति जी यहाँ से उड़ान भरेंगी अपनी चुनावी रैली के लिए, और उसके बाद हम जगह जगह पर जहाँ भी स्मृति जी जाएंगी उनके साथ रहेंगे। लौटकर जब वो भवानीपुर आएंगी तब भी उनसे हम संवाद करेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल सवाल अगर जनता के बीच में हो, वहाँ पर हो, तो ज़्यादा बेहतर रहता है। ख़ास तौर से मंत्रालय के काम, अमेठी के सांसद की जो जिम्मेदारी, सारे पहलू एक साथ हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। अमेठी में राहुल गांधी को हराने वाली स्मृति ईरानी की ताकत वहां के लोगों से जुड़ाव है, वहां के संगठन का साथ है। इन दिनों अमेठी के बीजेपी जिला अध्यक्ष दुर्गेश त्रिपाठी कोरोना संक्रमित हैं। स्मृति ईरानी तय कार्यक्रमों के बीच वक्त निकालकर उनकी सेहत की जानकारी भी लेती हैं और उनका हौसला भी बढ़ाती हैं। दुर्गेश, खांसी के लिए थोड़ा सा ध्यान रखो, और डॉक्टर क्या कह रहा है मुझे बताना। दुर्गेश, डॉक्टर क्या कह रहा है मुझे बताना। खांसी का ना, आज तीसरा चौथा दिन है ना, आज तीसरा चौथा दिन है ना। घर में किसी और को तो नहीं हुआ ना? घर में किसी और को नहीं हुआ ना? उसको तो नहीं है खांसी, उसको तो नहीं है खांसी। बाकी सब तो आइसोलेट है ना घर में, दूसरी जगह पे। सीटी चेस्ट कब हो रहा है? सीटी चेस्ट कब हो रहा है दुर्गेश? सीटी के लिए आज 3 बजे बुलाया है उन्होंने। हाँ, क्योंकि यहाँ सीटी टेस्ट जाम होता है गौरीगंज में। हाँ, नहीं, लेकिन सावधानी से करके आना। मैं शाम को दोबारा फ़ोन कर दूंगी, 1 बजे की वीडियो कॉन्फ्रेंस में जो भी आदेश रहेंगे ना, उसका मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है? और सीटी में क्या परिणाम निकलता है मुझे शाम तक बताना, ठीक? ध्यान रखो भैया, नमस्ते। আমি এক একটি মানুষকে আজকে হাত জোড় করে বলতে এসেছি, বাংলার মানুষ নির্ধারিত করে নিয়েছে কি বাংলায় বিজেপির সরকার হবে। আপনারা জানেন ভয়ের চোটে মমতাদি ভবানীপুর ছেড়ে নন্দীগ্রাম গিয়েছেন, উনিও জানেন ভবানীপুরে কেউ মমতাদিকে ভোট দিবে না। তাই আপনাদেরকে বলতে এসেছি, বাংলায় বিজেপির সরকারটা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, কান্ডিতেই পদ্ম ফুল ফুটে। এটার জন্য 29 তারিখে আপনারা পোলিং বুথে গিয়ে পদ্ম ফুলের বাটনটা টিপিয়ে গৌতম দাসকে আপনাদের আশীর্বাদটা করুন। আজকে এই নিবেদনটা জানাতে এসেছি। দিদি বলছে দিদিকে বাঁচাও, বিজেপি বলছে বাংলা বাঁচাও, দিদি হটাও, বিজেপি লাও। বলুন ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি জয় শ্রীরাম।
সবাই যেন ওনাকে আশীর্বাদ করে। ওনার যে লড়াই আমেরিকে লড়েছিলেন, बांग्ला बचाओ दीदी हटाओ बीजेपी लाओ। तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मुर्शिदाबाद में अपनी सभा को खत्म करके पहुंच चुकी हैं एक बार फिर कोलकाता, और मुर्शिदाबाद में सभा खत्म करके स्मृति ईरानी पहुंची है। स्मृति ईरानी पहुंच चुकी है भवानी। स्मृति ईरानी जी, मुर्शिदाबाद के बाद भवानीपुर में ये बड़ी सभा, क्योंकि यहाँ से कोविड की वजह से सभा छोटी लेकिन संदेश बड़ा। हम सब ने निर्णय लिया है कि छोटी ही हम लोग मीटिंग्स करेंगे। अभी भी मैं बोलने जा रही हूँ सबको कि कोविड प्रोटोकॉल का सब पालन करें, ताकि व्यवस्थित जो संदेश हमको देना है वो प्रोटोकॉल के अंतर्गत हम दे सकें। बिल्कुल, ये छोटी सभा है और संदेश यहाँ से बड़ा देने की कोशिश केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की। ये तस्वीर आप जरूर देख सकते हैं, क्योंकि सभा यहाँ से एक संदेश देने की कोशिश केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की है, और इस पर लगातार एक तस्वीर आप पश्चिम बंगाल की देखते जा रहे हैं, और यहाँ पर भवानीपुर में मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। আমরা আমাদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মাননীয় স্মৃতি ইরানিকে মা কালীর ফটো তুলে ওনাকে উপহার দিচ্ছি। আমি মাস্ক বার করেছি কথা বলার জন্যে, কিন্তু আপনাদেরকে আমি হাত জোড় করে নিবেদন জানাচ্ছি সবাই নিজের মাস্কটা পরে রাখুন। আমরা বারবার এই নির্বাচনে যে ক্যাম্পেইনটা করছি, প্রত্যেকটা মানুষকে দুটো নিবেদন জানাই, একটি মাস্ক পরা, দুটো সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং রাখার সঙ্গে সঙ্গে হাতটা সাবানের সাথে ধোয়া। এই নিবেদনটা জানানোর চেষ্টা কেন আমরা করব? কেন কি নির্বাচনে আমরা লড়ছি, কমিউনিটির প্রত্যেক দায়িত্ব, এই দায়িত্বটাও ফুলফিল করা। বাংলা বাঁচাও দিদি হাটাও বিজেপি লাও। গ্রামে গ্রামে যখন যাচ্ছি সবাই নমস্কার জানানোর সঙ্গে সঙ্গে বলছে দিদি জয় শ্রীরাম। আমার এখনো মনে আছে জয় শ্রীরাম শুনে দিদি কত বিরক্ত হচ্ছিলেন, আর বাংলার মানুষ জিজ্ঞেস করছিল কি বাংলায় ঠাকুরের নাম নেওয়া কি অপরাধ? দিদি বললেন হ্যাঁ অপরাধ, যে ঠাকুরের নাম নেবে জয় শ্রীরাম বলবে তুলে আমি জেলে ঢুকিয়ে দেব। মনে আছে? যেই দিদি জয় শ্রীরাম শুনতে পাচ্ছিলেন না, যেই দিদি সরস্বতী পূজা করতে দিচ্ছিলেন না, যেই দিদি দুর্গা পুজো করতে দিচ্ছিলেন না, ওই দিদি এখন নন্দীগ্রামে গিয়ে চণ্ডী পাঠ করছে। কেন করছে? কেন কি দিদির জন্য এই নির্বাচনটা খেলা। দিদি বলেছেন তো খেলা হবে। আমি বললাম নন্দীগ্রামে গিয়ে কি দিদি 10 বছর ধরে তুমি খেলাই তো করছো বাংলার মানুষের সাথে, আর কি খেলা করেছে? রক্ত নিয়ে খেলা করেছে বাংলায়। জয় শ্রীরাম। इस समय भवानीपुर की सभा से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी निकल रही हैं, क्योंकि दिन भर से मुर्शिदाबाद और भवानीपुर में सभा कर रही हैं और अब होटल की तरफ रवाना होंगी। तो जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये देखिए सड़कों पर निकल के स्मृति ईरानी जी भवानीपुर में छोटी सभा में ये देखिए, साथ ही साथ कोविड-19 की जो गाइडलाइंस है इसका भी पालन करना है। और स्मृति जी, छोटी सभा थी लेकिन संदेश बड़ा था, मीठी भाषा में सख्त संदेश था। देखिए, बंगाल के चुनाव को जी की टीम ने भी देखा है। हर गांव में एक ही आवाज़ उठ रही है विकास की। हर नागरिक यही कह रहा है कि विकास अगर संभव है तो मात्र नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी द्वारा ही संभव है। आज जिस विधानसभा क्षेत्र में आप अभी आए हैं, ये वो विधानसभा क्षेत्र है जो ममता बनर्जी छोड़ के भाग गई हैं। तो अपने आप में इस विधानसभा क्षेत्र का कितना विकास हुआ है आप इन टूटी बिल्डिंग से ही पता कर सकते हैं कि जो 10 साल में एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का विकास नहीं कर पाए, वो प्रदेश की विकास तो ऑब्वियसली नहीं कर पाएंगे।
एक चीज और, क्योंकि आपने ब्रिज का भी जिक्र किया, जो दीदी ब्रिज नहीं बना पाई वो बंगाल यहाँ को पे सोनार बंगला दो कैसे प्रमुख बनाएंगे? ब्रिज गिरे हैं, गिरीश पार्क और माजरहाट में, जो पास ही में है, 10 मिनट दूरी है। तो जनता ने देखा है किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हुआ है दीदी के राज में। एक चीज और, क्योंकि यहाँ पर कटमनी का भी आपने जिक्र किया, और साथ ही साथ एक चीज और, जो तस्वीर इस पूरे क्षेत्र की है उसे बदलने की बात भी आपने कही और कहा कि आप स्वयं देखिए ना, इस क्षेत्र में आज भी लोगों को पानी की चुनौती हो रही है। सीएम का क्षेत्र रहा 10 साल, जो अपनी एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में पानी नहीं दिलवा पाया, गरीब को कोई सुविधा नहीं दिलवा पाया, वो प्रदेश तो ऑब्वियसली नहीं चला पाया होगा। और एक चीज और, क्योंकि कट मनी की बात तो अब बंगाल में बच्चा कहता है कि अगर कोई भी सरकारी सुविधा चाहिए तो पहले तृणमूल के नेताओं को पैसा देना पड़ेगा। और 2019 के लोकसभा के चुनाव के बाद आपने स्वयं जाना होगा, ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा अब तक वसूली का जो पैसा लिया है वापस कर दो। इसका मतलब उनको पता था कि उनके कार्यकर्ता वसूली कर रहे हैं, और उन्होंने आदेश दिया कि भाई अभी चुनाव के बाद इतना खराब परिणाम आया है लोकसभा का, आप अभी पैसे वापस कर दो, बाद की बाद में देखी जाएगी। ये तो हाल है उनके नेतृत्व। एक चीज और, क्योंकि मैं आपके ट्विटर को फॉलो कर रहा था, राहुल गांधी को कोरोना हो गया है, कोरोना से पीड़ित है, संक्रमित है, और आपने उनकी शुभकामनाएं दी हैं कि जल्द ही वो स्वस्थ हो जाएं। जी देखिए, राजनीतिक झगड़े अपनी तरफ होते हैं, एक संस्कार अपनी जगह होता है। तो कोई भी प्रतिद्वंदी हो, फिर भी महामारी की चपेट में जब वो आए तो एक इंसानियत का एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि भाई हम एक दूसरे को कम से कम अच्छे स्वास्थ्य की कामना तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल। और एक चीज़ और आखिरी मेरी, क्योंकि आप लगातार चुनाव प्रचार कर रही हैं और अपने क्षेत्र के काम सुबह से कर रही हैं, जाने के बाद कितने महत्वपूर्ण काम अभी बचे हुए हैं? नहीं, सारे काम महत्वपूर्ण है। तो जाने के बाद न सिर्फ अमेठी में बल्कि एक विधानसभा मेरी रायबरेली ज़िले में भी आती है, तो जब रायबरेली ज़िले में संपर्क करती हूँ अपनी विधानसभा के लिए, बाकी विधानसभाओं का भी जो काम होता है उसमें कोई मदद अगर चाहिए होती है तो मैं करती हूँ। बिल्कुल। तो स्मृति ईरानी जी इस समय हमारे साथ थी, और वो यहाँ पर सीधे अब होटल की तरफ जाएंगी और यहाँ पर अपने क्षेत्र के जो कार्य है उसको भी संपादित करेंगे। हमारा कारवा जो है वो लगातार चलता रहेगा, अभी हमारा कारवा रुका नहीं है, लगातार हम स्मृति ईरानी जी के साथ रहेंगे मौजूद, क्योंकि एक सांसद के तौर पर, प्रचारक के तौर पर लगातार वो काम में जुटी हुई हैं। और आज जो भवानीपुर से उन्होंने संदेश दिया है, सीधे एक बात कही है, चाहे ममता बनर्जी कट मनी को लेकर लगातार जिस तरीके से एक सिंडिकेट चल रहा है उसे खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर बनाई है, ऐसा यहाँ की जनता से आग्रह किया है। भवानीपुर की सभा के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी होटल पहुंच चुकी हैं, और जैसा हमें पता है कि कुछ ही मिनट का उन्होंने कुछ ही क्षण का ब्रेक लिया और उसके बाद तुरंत अपने नित्य के जो काम है उसमें जुट चुकी हैं, मंत्रालय से जुड़े हुए जो काम है उसमें जुट चुकी हैं। बिल्कुल, हम भी चल के देखते हैं, क्योंकि काफ़ी बिजी शेड्यूल था सुबह से स्मृति ईरानी का, और अब हम जब उनके रूम में आए हैं, हेलो मैम, आ सकते हैं हम लोग? हमने आपकी भवानीपुर की सभा देखी, उसमें बहुत ऊर्जा आपकी खर्च हुई और सुबह से हम देख रहे हैं यही चीज़। इसके बाद फिर मंत्रालय का काम करना कितना कठिन हो जाता है? जैसे कि मैंने सुबह ही कहा था कि हम एक संवैधानिक जिम्मेदारी में भी हैं और उस जिम्मेदारी का भी निर्वहन होना चाहिए, क्योंकि जनता ने बड़ी अपेक्षाओं से वो जिम्मेदारी दी है। और पार्टी की रचना और व्यवस्था और प्रशिक्षण ऐसा है कि आप हर क्षण में जितनी भी जिम्मेदारियां हैं उसे पूर्ण करें। ये एक चुनौती भरा समय है, इसलिए जिम्मेदारियां और चुनौतियां ख़त्म होने का नाम नहीं लेते, लेकिन कम से कम हम संकल्पबद्ध हैं कि चुनौती चाहे कोई भी रहे, समाधान रूपी हम लोग हमेशा कार्यकर्ता के नाते प्रस्तुत रहेंगे, जनप्रतिनिधि के नाते प्रस्तुत रहेंगे। बिल्कुल। इस दौरान मैडम लगातार कोरोना को लेकर भी आप हर अपडेट ले रही हैं, मंत्रालय से जुड़े हुए काम हो या फिर संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए काम हो, बहुत कठिन हो जाता है ऐसे दौर में जब चुनौतियां स्वास्थ्य से जुड़ी हुई भी आपके सामने आती हैं क्षेत्र से। मुझे लगता है कि विश्व भर जब एक पैंडेमिक की चपेट में है, महामारी की चपेट में है, तो सरकारें तो प्रयास करती हैं, साथ में सहयोग की दरकार होती है जनता से। हमने पहला जो वेव आया था तब देखा था कि कैसे सरकार और जनता के मध्य में समन्वय रहा। आज चाहे मेरा वो आउटरीच रहा हो पब्लिक, जिसमें मैंने भी जनता से निवेदन किया कि आप 2 गज दूरी बना कर रखें, मास्क पहन कर रखें। हमारा प्रयास था दिन भर, आपने देखा कि हम बड़ी सभाएं ना करें, हम छोटी छोटी सभाएं करें, लेकिन विस्तार से अपनी बात को रख पाएं। साथ ही संसदीय क्षेत्र में, और मेरा एक विधानसभा क्षेत्र रायबरेली जनपद में भी है, कई बार जब जनप्रतिनिधि से लोग मिलते हैं अथवा
चर्चा करते हैं तो ये नहीं देखते कि उनके संसदीय क्षेत्र का कौन प्रतिनिधि है, वो इस अपेक्षा के साथ इंसानियत के नाते संपर्क भी करते हैं। तो न सिर्फ अमेठी बल्कि रायबरेली में भी अगर लोगों को दरकार होती है तो हम लोग उपलब्ध रहते हैं। तो दिन भर आप जो कह रहे हैं कोविड की जो चुनौतियां हैं, हाँ निश्चित रूप से उन चुनौतियों का भी जितना संभव हो सकता है अपनी ओर से हम सब योगदान देते हैं। भले ही हमारे मंत्रालय से ना संबंधित हो, लेकिन अन्तोगत्वा सरकार एक ही है, समाज एक ही है। बिल्कुल। तो मैम अभी काफ़ी देर तक ये काम चलेगा आपका? जी, काम क्योंकि ख़त्म नहीं होता कभी जनप्रतिनिधि का। तो जब हम आए थे मैम के पास तब भी हमने देखा कि वो काम कर रही थी, उनके काम की शुरुआत हो चुकी थी। अब हम जब यहाँ पे हैं तब भी मैम काम कर रही थी। मैम हमें इजाज़त दीजिए, आपको तो इतने काम की आदत है, तो बंगाल में जी में रह के काम की आदत हो गई होगी। जी। बहुत कम लोग जानते हैं कि मेरी पहली नौकरियों में से एक आप ही के एक ऑर्गेनाइजेशन में एक छोटी सी नौकरी हुआ करती थी 800 रुपए की। इसलिए आज आप दोनों जिस ऑर्गेनाइजेशन से हैं वहाँ पर भी काम करने की गौरवान्वित हैं और एक तरह से आपके जूनियर होके नौकरी में हम गौरवान्वित हैं कि आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन की शोभा बढ़ा चुकी हैं। हमारे जैसे कई और लोग भी यहाँ तक पहुँचे, हम यही कामना करते हैं। लेकिन एक चीज़, बड़ी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्मृति ईरानी की स्मृति में बंगाल का ये चुनाव रहेगा और बंगाल वाले जैसे उन्हें सुन रहे हैं उनकी स्मृति में स्मृति ईरानी ज़रूर पैबस्त रहेंगी। इस खास पेशकश में बस इतना ही। बात वही है कि काम कभी ख़त्म नहीं होता और काम लगातार जारी है और हमारी बंगाल चुनाव की कवरेज भी। नमस्कार।